इवनिंग बच्चों। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, तो बच्चों आइए, आज हम अपने कैपिटल गेन्स चैप्टर की लास्ट क्लास पे है। इसमें मेरे को सिर्फ एक सेक्शन करवाना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा कि इसको बिल्कुल ही अलग से क्लास में रखें। यहाँ ध्यान देखिएगा, बिल्कुल अब एक एक चीज आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिएगा। आज मैं आपको थोड़ा सा टैक्सेशन रेट्स भी बताऊंगा, जो हमारे टैक्स रेट्स होते हैं वो भी मैं थोड़े से बताऊंगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि टैक्सेशन अभी मैं रेट्स आपको बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। काफी इफ एंड बट होते हैं टैक्स रेट्स लगाते हुए, तो मैं आपको सारे टैक्सेशन के जो कंप्लीट रेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा सारा कोर्स हो जाएगा। अभी हमारा सारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी मैं आपको सिर्फ आज थोड़े से रेट्स बताऊंगा, जो हम आज एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। मैं इतने से रेट्स आपको बताऊंगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारा सेक्शन है सेक्शन 112A। ये है क्या, पहले समझते हैं बच्चों। लास्ट टू लास्ट ईयर 1920 प्रीवियस ईयर से पहले, नहीं 1819, हाँ 1819 प्रीवियस ईयर से पहले, मतलब 1890 अप टू 31 मार्च 2018 तक, 31 मार्च 2018 तक क्या था कि अगर हम किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई म्यूचुअल फंड है जिसका बेसिकली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, और या किसी कंपनी का इक्विटी शेयर को एक साल रखने के बाद बेचते थे, एक साल रखने के बाद बेचते थे, तो जो भी कैपिटल गेन उस पे होते थे लॉन्ग टर्म, क्योंकि शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म होते हैं, एक साल के बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचने पे, तो क्या होता था, वो सारे के सारे कैपिटल गेन्स आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट होते थे। मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दो बहुत बड़े इंसेंटिव दिए गए थे 2000s में, 2000 जब 2001-2 में, और वो क्या थे। सबसे पहला तो ये था कि एक साल किसी भी शेयर को रख के अगर आप सेल करोगे तो वो फुली टैक्स फ्री हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्लस जो डिविडेंड मिलता था शेयर्स पे, वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन इन्होंने 2018 का जो बजट आया फरवरी 2018 में, उसमें इन्होंने दो बहुत ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स की है लॉ में, जो मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे लगने से होएगा भी क्या, मैं कौन हूं जो मेरा अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो वो लॉ को बदल देंगे, तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा। और दोनों अमेंडमेंट्स ने एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को चोट दी है। क्या? सबसे पहले तो अब से डिविडेंड टैक्सेबल होएगा। पहले पिछले साल उन्होंने 10 लाख तक का डिविडेंड जो था वो एग्जेम्प्ट था, पिछले से पिछले साल तक 10 लाख का डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, उससे पहले सारा डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन अब जो साल आएगा 2021 से आपका का सारा डिविडेंड टैक्सेबल होएगा, चाहे आप 1 रुपए का डिविडेंड कमाओ, चाहे 1 करोड़ का डिविडेंड कमाओ। पहले तो ये चीज बड़ी अच्छी नहीं लगी मेरे को। और दूसरा, अब क्या है, अब अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमें होते हैं, अगर हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक साल रखने के बाद बेचते हैं, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला उसमें है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, और जो भी कैपिटल गेन्स आएंगे हर साल, जो भी कैपिटल गेन्स आपके आते हैं, जितने भी आए, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर हमारे पास कोई शेयर्स है जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे है और मेरे को कैपिटल गेन्स हुए लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल रखने के बाद बेचे है, तो जितने भी कैपिटल गेन्स हुए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने 2019 में 2008 ऐसे ले लीजिए, अप्रैल 2018 में मैंने 2 लाख के शेयर्स खरीदे और मैंने उसको, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2020 में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच दिया 6 लाख। ठीक है जी, तो अब मेरे कैपिटल गेन्स 2021 के लिए निकालते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए जो कैपिटल गेन्स निकलेंगे, तो उसका क्या सिस्टम है, फुल पहले तो देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। शेयर कब खरीदे थे, कोई भी ले लीजिए, 1 अप्रैल को खरीदे थे और आज का डेट है मान लो 25 अक्टूबर को बेच दिए। 1 अप्रैल 2018 से लेके 24 अक्टूबर 2020 लॉन्ग टर्म हो गए।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हुई? 6 लाख लेस इंडेक्सेशन नहीं होगी, इंडेक्सेशन नहीं होगी, लेस कॉस्ट कितनी हो गई? 2 लाख। अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे तो ये होएगा व्हेन सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। 4 लाख हो गए। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, ये सेक्शन है इनका। ये जो 4 लाख आए इसमें से 1 लाख हटा दीजिए, 1 लाख हटा दीजिए तो 3 लाख बच गए। इस 3 लाख पे 10% का फ्लैट टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और इनकम्स को छोड़ दीजिए, और इनकम चाहे कोई भी हो ये हमें टैक्स देना ही देना पड़ेगा। पहले आप बताइए आपको ये समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे होते हमने तो यहाँ पे इंडेक्सेशन भी होती, यहाँ पे इंडेक्सेशन भी होती, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स रेट है वो लगता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का वैसे नॉर्मली टैक्स होता है 20%, तो इस पे 20% का टैक्स लगता। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे होते तो प्रॉपर्ली इंडेक्सेशन भी होती और 20% का टैक्स भी लगता। आप याद करिए इस चैप्टर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, चाहे वो बोनस शेयर्स के किए, चाहे वो राइट शेयर्स के करें, जहां पे भी शेयर्स वर्ड आया था मैं हमेशा एक चीज लिखवाता था, द शेयर्स आर नॉट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसका लिखवाने का यही वजह था कि क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते तो लॉ हमारा बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार सबसे पूछो, निमिष कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अंकित, संजना, पूर्वा, आर्यन, ओके, अपू, ये कौन? सार्थक, यस सर। देखो यहां तक अगर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर लॉ इतना। यहाँ कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी सर। बोल सर अगर जैसे मान लेते हैं 2 कंपनीज के मैंने शेयर्स दिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के, ठीक है बोलो। और मैंने दोनों पे कैपिटल गेन्स जो है वो 60,000 था, ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग ऐड हो जाएगा। टोटल कैपिटल गेन्स तो हमें तो हमें एक हेड का देखना होता है ना सर। एक ही साल में आपको 2 शेयर्स बेच के 60,000 का गेन हुआ, तो आपका टोटल इस सेक्शन के गेन्स माने जाएंगे 1,20,000, ठीक है? तो उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा, 20,000 पे आपको 10% टैक्स देना। ओके सर, समझ गया। देखो बच्चों अगर यहां तक भी होता ना तब भी मेरे को दुख नहीं होता। चलो ठीक है, आपने 2018 में बोला कि अब से ये टैक्सेबल नहीं है, यही बात बोली ना 2018 के बजट में आपने बोला कि अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स टैक्सेबल नहीं है, ठीक है? तो आगे जो भी मैंने शेयर खरीदे, मैंने क्या बोला, ये अनाउंसमेंट आई थी फरवरी 2018 में, तो उसके आगे जो भी शेयर खरीदे, इसलिए मैंने 1 अप्रैल 2018 लिया, उसमें तो मेरे को लॉस समझ में आ गया, ठीक है आपने बता दी। लेकिन इन्होंने इतनी गंदी हरकत की है, इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो छोटी हरकत की है कि मतलब मेरा तो खून खोल रहा है। कह रहे जिनके पास शेयर्स पहले के पड़े हुए उनको, जिन्होंने ये सोच के लिए थे कि अभी कभी कभी टैक्सेबल नहीं होएंगे, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। ये अमेंडमेंट चल रही है, मतलब अगर आपके शेयर इस डेट से पहले 1 फरवरी को आई थी ये अनाउंसमेंट, इस डेट से पहले के शेयर्स खरीद रखे हैं और उनको अब आप सेल कर रहे हो, तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो गलत है ना। ये तो आप एक तरीके से बोल दो, पहले तो आपने लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अब हम लॉलीपॉप को एंजॉय करें, आपने सारा लॉलीपॉप छीन लिया और आपने कहा जो खाया वो भी निकाल को तेरे पेट से। ये तो गलत है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये चीज मेरे को बड़ी हर्ट करी, लेकिन वही बात है मेरे हर्ट होने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया, उन्होंने कहा कि ये तो समझ में आ गया जो शेयर्स हमने इस डेट 1 फरवरी के बाद खरीदे वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कब आती है, अगर कोई शेयर खरीदा गया है 1 फरवरी 2018 से पहले और वो अब बिक रहा है, तो उसमें बिल्कुल ही अगर वो बोल देंगे कि जी सारा टैक्स दो, मान लो मैंने 1 फरवरी 2018 मैंने मान लो 2000 में खरीदा था कोई शेयर, 2001 में खरीदा था 50,000 का, वो मैंने अब बेच दिया मान लो 4 लाख का, तो मतलब मैं 3.5 लाख पे थोड़ा ना टैक्स दूंगा, 3.5 लाख में से 1 लाख हटा के 2.5 लाख पे थोड़ा ना टैक्स दूंगा, तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। अगर वो ऐसा करते तो रिबेलियस हो जाता, पब्लिक बड़ी ज्यादा उनको धरने पे बैठ जाती, ये सब होता। तो उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, और वो रिलीफ किस तरीके से दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई शेयर इक्विटी शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया है तो उसको हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक अलग तरीके से निकालेंगे,
जिससे उनके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1 फरवरी 2018 तक जितने कैपिटल गेन्स हुए आपके, मान लो मैंने 2005 में कोई शेयर खरीदा और 2020 में बेचा, तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया अपना, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जितने कैपिटल गेन्स आपके 1 फरवरी तक के हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और उसके बाद वालों पे ही हम सिर्फ टैक्स लेंगे, ये उनका कहना है। तो उन्होंने अपने फॉर्मूला दिया है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ देखिए। उनके हिसाब से अगर कोई शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया है, आई रिपीट, अगर कोई इक्विटी शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया है, जो कि अब 1 फरवरी 2018 के बाद स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा गया है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरीके से निकलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ईदर, मतलब हायर ऑफ ईदर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आपने जितने का एक्चुअली में खरीदा था या वो ले लो, और इन दो की ना, या तो मतलब ये है या फिर ये है, और इसमें मैंने क्या बताया, द लोअर ऑफ FMV एज ऑन 31st January 2018, FMV एज ऑन 31st January 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। समझिएगा, फिर से समझिएगा, अगर कोई शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा गया है, तो जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े टैक्स का, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिसके थ्रू जितने भी कैपिटल गेन, मान लो मैंने 2005 में खरीदा, 2020 में बेचा, तो 15 साल में मेरे जो कैपिटल गेन्स जो निकलेंगे मेरे उस नॉर्मली फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट करके जो कैपिटल गेन्स निकलेंगे, इस फॉर्मूले से वो कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2018 तक या फिर 1 फरवरी 2018, एक ही बात है, 1 फरवरी 2018 तक के कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली इसमें से खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और सिर्फ हम उसके ऊपर ही टैक्स लेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से फॉर्मूला बनाया है कि हम जो कॉस्ट है आपकी, जो कॉस्ट हम उसको इन्फ्लेट कर देंगे और हम उसको ले आएंगे कि एज इफ यू हैव परचेज्ड देम ऑन 1 फरवरी 2018, ये उनका कहना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ ईदर द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द लोअर ऑफ FMV as on 31st January 2018 or the full value of consideration. Now the question arises, sir, अब हमें क्या पता कि उसकी FMV, मैं तो आज बेच रहा हूँ, मुझे क्या पता मेरे शेयर की वैल्यू 31st जनवरी 2018 को क्या थी, यही क्वेश्चन उठता है। तो सर, जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई है उसी दिन एक पूरी की पूरी मतलब एक शीट अपलोड हो चुकी है कि सारे शेयर्स के जितने भी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी FMV को अपलोड कर दिया गया है साइट पे, उस पे गूगल पे। आप जाके अब सीधा आपको डालना है, जैसे मान लो मैंने SBI का शेयर बेचा, तो मुझे सिर्फ इतना सा डालना है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ SBI एज ऑन 31st जनवरी 2018, आपके पास ये रेट आ जाएगा, या ऑटोमेटिकली ये रेट आ जाएगा आपके पास। तो आपको घबराना नहीं है, जितने भी शेयर एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, इंडिया में, उन सब की FMV को अपलोड कर दिया गया है फॉर योर कंप्यूटेशन। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? इससे भी अब जो कैपिटल गेन्स निकलेंगे उसमें से 1 लाख रुपए माफ, और जो बचा उस पर 10% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। बताइए, समझ में आया सबको? किसी के मन में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो ऐसे तो बातें बोलने से तो समझ नहीं आएगा, इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ आएगा। वो करते हैं, पहले इस लॉ को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है? और आप ना, जब मैं रीड करवा रहा हूँ आपको, मेरे नोट्स में उसको ना इस तरीके से बस बना लेना, मैंने तो थ्योरी पे लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से बना लोगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। कम टू पेज नंबर, हाँ जी, पेज नंबर 8 पे आइए, और इसमें ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। The cost of acquisition for the purpose of computing capital gains in relation to long term capital asset, underline करिए, highlight करिए, long term capital asset being, या तो वो इक्विटी शेयर हो सकता है, या फिर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर वो बिजनेस ट्रस्ट हो सकता है। इसको छोड़ो, आपके लिए मेन है इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड। रेफर्ड टू इन सेक्शन 112A acquired by the SEC before 1st February 2018, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी बजट 2018 में आई थी, जो कि 1st फरवरी को आया था, shall be higher of the actual cost of acquisition or the lower of FMV as on 31st January 2018 or the full value of consideration.
बेटा जो टिप है ना उसको कट कर दीजिए। आपने एक मिनट ऐसे लिखिएगा, ये ना टिप की पहली लाइन कट कर दीजिए, ये ना थोड़ा गलत हो गया है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेके हायर तक कट कर दीजिए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेके हायर तक को कट कर दीजिए। सीधा ये टिप पे, द अबव प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन शेयर्स आर सेल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जब आपके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा गया है तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज तो नॉर्मल आपका इंडेक्सेशन होएगा और नॉर्मली आप उसको 20% टैक्स दोगे उसके ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स होता है 20% फ्लैट, चाहे 1 रुपए के हो चाहे 1 करोड़ के हो, कोई स्लैब रेट नहीं होता। तो 20% टैक्स देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे फ्लैट, तो वही हमारे को लगेगा विद इंडेक्सेशन अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचे। अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं तो ये प्रोविजंस लगेंगे। स्टॉक एक्सचेंज या तो क्वेश्चन में लिखा होगा द शेयर्स आर सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, या फिर लिखा होगा द शेयर्स आर सोल्ड थ्रू अ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच एसटीटी इज पेड। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हो तो आपको एसटीटी ऑटोमेटिकली आपके कट जाता है। तो ये या तो ये लिखा होगा क्वेश्चन में या लिखा होगा सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का एक ही मतलब है। बताइए इतना समझ में आ गया? सर अब कट आपने क्या इसको था? बना लीजिए, जहां ये वर्ड्स में लिखा हुआ था ना उसके लेफ्ट में इसको बना लीजिए, फिर इसके 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर टिप में क्या कट करना था? टिप में ना मैंने आपको पहली लाइन कट करवाई है, टिप में आपको यहां से रीड करनी है, द अबव प्रोविजंस आर एप्लीकेबल से रीड करनी है। सर एसटीटी बताना है दोबारा एक बार। एसटीडी बताता हूं बेटा। बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि जब हम शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली एक टैक्स होता है जिसको हम एसटीटी कहते हैं, वो कट जाता है। जैसे अगर आपने बेचे तब भी कट गया, अगर आपने खरीदे तब भी आपके कॉस्ट में वो ऐड हो जाता है। ऑटोमेटिकली एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो बहुत नॉमिनल होता है लेकिन वो ऐड हो जाता है। उसी वजह से ये टैक्स की लगाने की वजह से उन्होंने वो फ्री फुली एग्जेम्प्ट कर दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो क्वेश्चन में लिखा होगा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है, या लिखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा गया है, दोनों का एक ही मतलब है। ये क्या? ओके सर, ओके। ठीक है, लिख लिया। चलिए बच्चों अब हम इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं। मैं वैसे उससे पहले पूछ रहा हूं, संजना आपको बेसिकली समझ में आ गया ये क्या है? हाँ जी संजना। पूर्वा आपको समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया समझ। पूर्वा जी को आया समझ में? हाँ जी पूर्वा बोल दो यार, ऐसा क्या हो गया? जी सर मैंने बोला आ गया। ओके बच्चे चलिए अब अभी देखते हैं ना कितना आया आपको। अभी तो आ गया सबको बहुत अच्छे से आ गया समझ। चलिए कम टू पेज नंबर बेटा, कम टू पेज नंबर ये 267 पे आइए। 267 इलस्ट्रेशन नंबर 7.36। देखिए बच्चों, I furnishes you the following information for the previous year। इतना ग्रॉस सैलरी है 6 लाख। बेटा ग्रॉस सैलरी इसमें ऊपर गलत लिखी हुई है, 6,10,000 कर लो, आंसर 6,10,000 से गलत है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 40,000 पर मंथ। विद 2000 शेयर्स बेचे हमने 300 रुपए के हिसाब से, और जो हमने खरीदे थे 2017 में 140 रुपए के हिसाब से, और हमने अमाउंट डिपॉजिट किया इन टीपीएफ 1,50,000। तो बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, मैं करवा दूं, यहाँ देखिएगा, ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखो आज मैं आपको ना थोड़ा सा टैक्स भी बताऊंगा, थोड़ा सा मतलब टैक्स रेट्स भी बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल मत घबराइए, मेन फोकस अपना रखिए ये एलटीसीजी निकालने पे। टैक्स रेट्स हम एक बार फिर करेंगे जब हमारा सारा कोर्स हो जाएगा, तब मैं फिर सारे टैक्स रेट्स आपको बताऊंगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आर। सबसे पहले देखते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज। आप मेरे साथ साथ करते रहिए। 6,10,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, क्योंकि ग्रॉस सैलरी दे रखा है उन्होंने, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) तो नहीं मिली होगी, वो हम दे देते हैं
50,000 5,60,000 आ गया। अब आ जाइए हाउस प्रॉपर्टी। देखो उसकी रेंट कितनी है 40,000 है, तो ग्रॉस हम जीए भी मान लेते हैं 40,000 इंटू 12 लेस 24 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना होगा इसका 1,44,000। याद आ रहा है सब कुछ? तो ये आ गया 336,000। अब आइए इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन्स, मैं जिसके वर्किंग नोट बनाऊंगा। 3 केसेस है, तीनों केसेस के मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। पहले इतना कॉपी करिए, यहां लिखते हैं सी वर्किंग नोट। पहले इतना कॉपी करिए क्योंकि मेरे को ये हटाना है। चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो बच्चों, पहला केस जो है, आप भी ना इसको 3 केस बना लो, ऐसे 2 और ऐसे 3, तीनों में आप इनकम बना लो। इसके आगे दूसरा भी बना लो, केस 2 केस 3, क्योंकि इन्होंने बोला है कि तीनों में ना रेट अलग अलग दे रखे हैं। तीनों में ना रेट अलग अलग दे रखे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे ये रेट था या ये था या ये था। तो आप 3 केसेस बना लीजिए, इसके आगे 2 और 3 भी कर लीजिए। तो अगर हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे रेट 240 था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए फर्स्ट केस में? देखो हायर ऑफ क्या, दो चीजें क्या होती है, पहला तो है कितने का खरीदा था एक्चुअली में 140 का, और क्या दो चीजें क्या होनी चाहिए 240 या फिर 300। इन दोनों में से लोअर कौन सा है ये, इन दोनों में से हायर कौन सा है ये? बच्चों समझ में आई ये बात? समझ में आई आ रही है? सर एक बार फिर समझाना। फिर से बताता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिखा, कितने शेयर 17 में खरीदे थे, 20 में बेच रहे हैं, ठीक है 19 में बेच रहे हैं, 2 साल हो गए, तो लॉन्ग टर्म में ये तो समझ में आ गया। कितने के बेचे? 6,10,000 के, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले केस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? एक्चुअल कॉस्ट हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और लोअर ऑफ एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हमने खरीदा कितने का 140 का, और एफएमवी कितनी है पहले केस में 240, एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी है 300। तो इसमें से लोअर कौन सा हो गया? ये हो गया, और इन दोनों में से हायर कौन सा हो गया? ये हो गया। बताइए समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो हमारे सेकंड केस, फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा कॉस्ट हमारी? फर्स्ट केस में हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000। कितने शेयर्स थे? क्योंकि 2,000 शेयर्स है ना, तो 2,000 शेयर्स इंटू 240 किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 2,000 शेयर्स इंटू 240 किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 4,80,000। हमारे पास कैपिटल गेन्स कितने आ गए? 1,20,000। पहले बताइए इतना समझ में आया आपको? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, सबको समझ में आया? बताइए। हाँ जी सर, आ गया समझ। अब सेकंड पार्ट, अब आप इसके आगे लिख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या हो गया? 140 और क्या क्या रेट है हमारा? 280 और 300। तो लोअर कौन सा? 280, और 140 और 280 में हायर कौन सा? 280। तो सेकंड केस में हमारा कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सेकंड केस में हमारी कॉस्ट हो जाएगी, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 560। तो हमारे कैपिटल गेन्स आ जाएंगे 40,000। और थर्ड केस पे आइए, 140 और 100 और 300। तो 100 हो गया, इन दोनों में हायर कौन सा है? 140 हो गया हायर। तो थर्ड केस में हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,000 इंटू 140, 2,80,000। पहले बताइए इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। ठीक है, अब मैं इसको हटा के वहां से शुरू करता हूं। आर्यन आपको समझ में आया? पूर्वा आपको समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, पूर्वा जी नहीं बोल रही आज। हाँ जी सर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे 3 केसेस बन गए। तो तीनों केसेस में क्या क्या इनकम आई है देखते हैं। देखो पहले केस में ग्रॉस टोटल इनकम आई है हमारी 10,16,000।
आप लोगों की भी इतनी आ रही है, देख लीजिए। दूसरे में 9,36,000 और तीसरे में आई है 12,16,000। पहले तो इसमें से हम लेस कर देंगे पीपीएफ, क्योंकि चलो इतना ही बताइए, पहले इतना समझ में आया आपको? छोड़ो टैक्स रहने दो, पहले आप बताइए कैपिटल गेन्स निकालने आ गए आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर हाँ जी बेटा। सर वैसे इसमें तो नहीं है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ पीपीएफ है, पीपीएफ थोड़ी ना टैक्सेबल होता है जहां तक मेरे को पता है। तो मैंने कहा मैं तो लेस ही करने जा रहा था उसको, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि अभी हमने डिडक्शंस की नहीं है। मैंने कहा अभी आज हम टैक्स को छोड़ते हैं, आज हम इनकम निकालने पे ध्यान देते हैं। वो तो मैं लेस करना था, पीपीएफ तो अभी मैं लेस करता इस इनकम में से, वो मैं रुक गया। मैंने कहा टैक्स छोड़ो, पहले आप इतना बताइए, इतना समझ में आया? जी सर। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इसमें से हमने टैक्स माइनस सॉरी पीपीएफ माइनस किया, या ये रहने दो, आप अभी कंफ्यूज हो। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि इसको बताने के लिए, टैक्स को बताने के लिए मुझे आपको और बहुत सी चीजें बतानी पड़ेगी जो इनकम्प्लीटली बता पाऊंगा, सारी नहीं बता पाऊंगा। तो लेट्स लीव द क्वेश्चन ओवर हियर। हम इसका टैक्स सीखेंगे बाद में, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको ये इनकम निकालनी आई, कैपिटल गेन्स निकालने आए कि नहीं। सबका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब आइए देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 7.37। आपको टैक्स नहीं निकालना, आपको सिर्फ इनकम तक निकालना है। जल्दी से करके देखिए, मेरे को इनकम तक बताइएगा, टोटल इनकम कितनी आई उस पर्सन। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें शेयर्स आर नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज है, नॉट सोल्ड। तो देखिए आपने क्या किया है, आपने उस पर पूरा इंडेक्सेशन किया है, ठीक है ना, और आपकी इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो ये देखिए। सबने हो गया सबका? बच्चों बताइए, हो गया? सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, कोई नहीं। इसकी हेडिंग दे दीजिए, जो क्वेश्चन है उसमें हेडिंग दे दीजिए। पहले इससे पहले जो अभी क्वेश्चन किया इस पे लिखिए लिस्टेड शेयर्स, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स। जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे लिखिए व्हेन द शेयर्स आर नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हुआ आर्यन? हाँ जी सर, कर रहा हूँ सर। चलिए जल्दी से करिए। किसी का हुआ बच्चों? आपको सिर्फ इनकम निकालनी है, टैक्स नहीं निकालना। अंकित आपका हुआ? यस सर।
हुआ किसी का? निमेश हो गया, आपका? सर। हाँ जी, समझ आ गया सबको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूर्वा आपका हो गया? सर 2 मिनट। जल्दी करिए। हाँ जी सर सर हाँ जी पूर्वा। सर हमें ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन तक निकालना था, हाँ, उसके आगे आपको भी सिर्फ करना है। इंडिया अमाउंट निकालना था। हाँ जी, आपको निकालना था ये 197,500 वाला। चलो सर। हो गया बच्चे? यस अच्छा सर। ओके। हाँ जी हाँ जी। बस यहाँ तक सबका हो गया? यस सर। चलिए अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 7.38। सिर्फ आपको निकालना है इनकम, टैक्स नहीं निकालना। इसके ऊपर लिखिए सेट ऑफ। सेट ऑफ लिख लीजिए। इसकी अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखवाया है। थोड़ा सा मैं पॉइंट्स लिखवा दो, जब हम बाद में करेंगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट, तब हमारे को ये यूज में आएगा। समझना आपको हुआ? हाँ जी सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सिर्फ इनकम निकालनी है, टैक्स नहीं निकालना। सर आपने क्या लिखने को बोला इसके ऊपर? थर्ड जो क्वेश्चन है उसके ऊपर लिखिए सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लिख लो या सेट ऑफ लॉसेस लिख लीजिए। इसका यूज बाद में जब हम इन क्वेश्चन पे वापस आएंगे तब हम ये यूज करेंगे। बेटा ये वही जो वाला है क्या? हाँ जी, नहीं मैं पूछ रहा था वही वाला है क्या जो उस दिन आप बता रहे थे कि नहीं नहीं जैसे नहीं, जो वो मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मैं अगर अभी टैक्स रेट बताने लग गया ना आपको, ये वो नहीं है। ये तो वो मतलब हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। वो जो आप पूछ रहे थे वो शिफ्टिंग कहते हैं, उसको सेट ऑफ नहीं कहते। ठीक है सर। ये तो सेट ऑफ है कि दो कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, एक पे गेन हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, तो लॉस को गेन से सेट ऑफ कर देंगे। ये तो वो चीज है। ओके सर। मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली यार होता क्या है, कॉलेज में तो तुम्हें करा दिया, अब मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट कराने लग जाऊंगा। आज मैं कराऊं तो उसके लिए मेरे को बहुत सी चीजें और करानी पड़ेगी, और अगर ऐसे जल्दबाजी में कराया तो वो तो आप कंफ्यूज और हो जाओगे। इसलिए इट्स बेटर कि अभी हम और थोड़ा 15-20 दिन रुक जाए, उसके बाद तो कोर्स ही हमारा निपट जाएगा, तो उसके बाद हम अगर पूरे टैक्सेशन को देखें, फिर से टैक्स रेट्स को देखें तो इजीली समझ आए। ओके सर। क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पूरे क्वेश्चन को हिला देते हैं। देखिए बच्चों, इस पे एक तो आपको सैलरीज दे रखी है, ठीक है ना, वो तो वही जाएगी। फिर आपको दो चीजें बेची है आपने, एक शेयर्स बेचे, गोल्ड बेचे। तो शेयर्स पे आप अपना निकालिए कैपिटल गेन्स, और गोल्ड पे आपका कैपिटल लॉस होएगा। तो जो लॉस है उसको आप गेन से एडजस्ट करके नेट कैपिटल गेन्स की इनकम निकालिए। सर
हाँ जी बेटा। सर जो इसका जो वो था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर हाँ से, जी हाँ सर जी जो और जो लॉस आया सर, जो हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हमने बेचे, हाँ जी। ये सर इसने उससे सेट ऑफ किया, तो ये उससे नहीं कर सकता था, सैलरी से नहीं कर सकता? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगेन देखो वही बात है कि मेरे को भी नहीं कराना चाहिए था, बट कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए। सर हाँ। बुरा मत मानना, एक थोड़ा गंदी बात बोलूं? हाँ ठीक हाँ है, बोलो। देखो अब जैसे अगर आप लोगों ने मिर्जापुर देखा हो, हाँ तो बीना बीना हाँ। जो थी सबसे पहले, मतलब वो जो भी था वो मतलब वो खुश नहीं थी अपने पति के साथ, तो वो क्या पहले भाग गई? नहीं बताओ, है? नहीं नहीं सर सर, दोबारा पहले बताना कहाँ सर, रहना मिस हो चाहिए? गया। पहले से घर में। हाँ बस समझ आई बात। पहले कैपिटल गेन को कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो। अच्छा ठीक है। अगर नहीं से अच्छा लगा तो भाज। मेरे को समझ आ गई ना आप लोगों को बात? सर वेरी क्रिएटिव, सर वेरी क्रिएटिव। वेरी क्रिएटिव, ओके, थैंक यू वेरी मच। मतलब होता है यार, देखो हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा ऐसे जल्दी ये चीजें जल्दी समझ में आती है ना। सर हाँ जी बेटा। सर इसमें जो हम लिस्टेड शेयर से निकालेंगे उसमें 1 लाख माइनस नहीं होगा? सर होएगा ना, वो तो टैक्स में होएगा ना सर, बाद में जाके। मैं टैक्सेशन तो अभी करा ही नहीं रहा आपको। अच्छा वो टैक्स में होता है? हाँ, अभी इनकम निकाल ली, जैसे आपकी इनकम आ गई, जैसे कितनी आई है इसमें इनकम? फिर इस वो महीने 1,22,000 आई है शायद। हाँ, तो जब वो हम टैक्स लगाएंगे तो 1 लाख माइनस कर देंगे, 22,000 पे 10%, 2,200 रुपए का टैक्स लगेगा, लेकिन वो अभी मैं नहीं करवा रहा। तो मतलब डिडक्शन हो गई ना 1 लाख जो है? डिडक्शन कह लो या एग्जेम्पशन कह रहे हैं, बेसिकली एग्जेम्पशन कहते हैं। सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क मतलब क्या होता है, फिर कुछ बता फर्क दो। नहीं होता सर, डिडक्शन उसका बाद में बस करते हैं। कुछ मतलब कोई फर्क नहीं होता। कुछ डिडक्शंस भी एक, दोनों का अल्टीमेटली मोटिव एक ही है, कोई चीज कोई फर्क नहीं होता। कुछ को डिडक्शंस कह दिया, कुछ को एग्जेम्पशन कह दिया, एक ही चीज है। दोनों से आपकी इनकम कम होती है। बेसिकली होता है क्या, डिडक्शन से हम इनकम कम करते हैं, ठीक है, डिडक्शन देके हम इनकम कम करते हैं। और एग्जेम्पशन क्या होता है कि आपका टैक्स जैसे निकलना था, हमने इतना एग्जेम्प्ट कर दिया, इतनी माफ कर दिया। तो दोनों का पर्पस एक ही है, कहने का मतलब कह लीजिए कि कहने का तरीका अलग है। ओके सर, मतलब अच्छा, तो मतलब अभी 1 लाख वाला अभी नहीं करना वो? नहीं, अभी नहीं मतलब करना। अभी मैंने बस आपको टैक्स जो निकला, जैसे 1,22,000 के जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आए, आपको पता होना चाहिए कि इसपे से 1 लाख रुपए माइनस करके जितने भी बचेगा उस पर 10% टैक्स देना होगा। ये हम आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज, मतलब इसको पता होना चाहिए। जब हम टैक्सेशन करेंगे टोटल, तब मैं फिर से बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। हो गया सबका ये इनकम आ गई सबकी? खत्म करें इस चैप्टर को फिर आज? कुछ एक दो बातें करनी है आप लोगों से। एक बार सबसे पूछ रहा हूँ, श्रेया आपका हो गया? हो गया सर, हो गया। सार्थक, ऋषभ? सर हाँ जी बेटा। सर जो हमारी टैक्सेशन है हाँ ये जी। शेयर्स के केसेस में, सर ये हमारे पर्सनल और कंपनी के केसेस में, हाँ। सर ये जब हम इक्विटी शेयर्स हम कैश में ले रहे हैं, फ्यूचर्स में काम नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? इक्विटी शेयर्स जो हम, सर जो हम मतलब कैश में ले रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में काम नहीं कर रहे, अच्छा कुछ एफएनओ में, तो सर हमारा तो सर इसके टैक्सेशन अलग अलग होगा ना, नहीं, या सेम मतलब ही होगा? किसका सर किसका अलग होएगा? किसका? दो चीजें क्या बोली आपने? सर जैसे हम एक तो कंपनी अकाउंट में ले रहे हैं शेयर्स, ठीक है, अच्छा, हाँ इक्विटी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। कि मान लो आपके नाम पे आपका कोई बिजनेस भी और आपका खुद के नाम पे, ये कह रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, तो सर एक बात समझो ना, आपको पता ही होना चाहिए कि बिजनेस अगर तो वो अगर वो आपने कंपनी फॉर्म कर रखी है, तो हाँ कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो कंपनी अपना अलग टैक्सेशन निकालेगी, आप अलग निकालोगे। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे बिजनेस करते हो, तो बिजनेस आपका ही माना जाता है, फिर तो अलग अलग नहीं होता ना। हाँ हाँ हाँ, कंपनी में अगर तो कंपनी है, हाँ, तो शेयर्स भी कंपनी को मिलेंगे, तो टैक्स भी कंपनी देगी। ठीक है। सबका हो गया? पूर्वा हो गया? हाँ जी सर। संजना? हो गया सर। चलिए सबका अंकिता आपको समझ में आ गया? निमिष? यस सर। ओके बेटा, हाँ हो गया ना? कोई डाउट है? बेटा मेरे को दो अनाउंसमेंट्स करनी है। सबसे पहले तो ये कि इसके बाद हमारा कैपिटल गेन चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारा बड़ा चैप्टर सिर्फ और एक ही चैप्टर बचा हुआ है, जिसका नाम है डिडक्शंस, जो हम अभी रुक के करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स कराऊंगा, अदर सोर्सेस, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ये तीनों चैप्टर्स बेसिकली थ्योरी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% थ्योरी है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बट बहुत ही कम। हर चैप्टर में 2 से 3 क्लासेस है, और मैं आपको नोट्स इसके डिक्टेट कराया करूंगा क्लास में। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने ये अब 3 चैप्टर इजी इसलिए उठाने हैं नेक्स्ट क्लास से, कि अब आपका 2 काम रहेंगे। आपको जब भी कोई क्लास होगी तो वो तो आपको पढ़ना ही है, उसको तो रिवाइज करना ही है। अभी आपके जितने बैक में चैप्टर्स हो गए, सैलरीज बड़ा चैप्टर था, कैपिटल गेन बड़ा चैप्टर था, वो आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, अगर आपका अभी आपने रिवाइज नहीं किया।
वो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स के खत्म होते ही मेरी डिडक्शन आ जाएगी और उसके बाद सारा सब कुछ मिला के क्वेश्चंस आएंगे फुल फ्लेज। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको मतलब लगा ली 2 ढाई हफ्ते अभी आपका इजी चलेगा कोर्स, तो आप अपना इस टाइम को यूटिलाइज करिए पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करने में, पहला काम। दूसरा, मेरे को आज ही कुणाल ने बताया कि मैंने लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैं मतलब YouTube पे डाल दिया, आपके साथ लिंक नहीं शेयर किया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तीसरी और आखिरी बात, बच्चों वेडनेसडे को आपको पता ही है करवा चौथ है और मैं शादीशुदा हूं, ठीक है, तो मेरे को शाम को छुट्टी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या हम सुबह रख सकते हैं उसकी क्लास? हाँ जी बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। बताइए सुबह रख सकते हैं क्या क्लास? मेरा अगर कॉलेज इंटरनल हो, है, ये हाँ जी? रख सकते हैं। इंटरनल है मेरा। इंटरनल है आपका, कितने बजे तक होता है बेटा? मेरा सर 11 to 12:40 है। 11 to 12:40 है। देखो अभी मैं कोई कंफर्म नहीं करता, हमने ऐसे देख लेते हैं, अगर हम क्लास 1 o'clock रख ले, अगर हम रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, मैं पूर्वा आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हम 1 o'clock रख ले तो आप आ जाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी। या नहीं आ पाओगे? आ क्लास के जाऊंगी। बाद कि सर मैं थक रही हूँ, टेस्ट के बाद, ये सब तो नहीं होएगा? अब मैं भी कंफर्म नहीं बता सकती। अब देखो मेरे को पता ही है, चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं वेडनेसडे का मैं अभी मैं भी थोड़ा डाइसी हूँ, तो मैं भी आपको बता दूंगा आप मान लीजिए 50-50 चांसेस है, तो अगर आपको भी किसी का करवा चौथ पे व्रत खुलवाने जाना तो आप भी जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे तो क्लास नॉर्मली होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, अपने नॉर्मल टाइम पे 6 बजे, ठीक है। कल सैलरीज की क्लास है, मैं बता दूं कल क्या होगा सैलरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम कराएंगे आपको पेंशन, कल हम कराएंगे आपको ग्रेजुटी, तो अगर किसी बच्चे को करना है वो आ सकता है 5 o'clock। निमिष, अंकित और ऋषभ, आप लोगों के लिए कंपलसरी है, कल 5 o'clock आपकी क्लास है, कल ग्रेजुटी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैलरीज में 3 क्लासेस बची है, वो ये इस वीक सैलरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो ठीक है, वी आर मीटिंग कल तो मिल ही रहे हैं, जो सैलरीज अटेंड करता है। वेडनेसडे का मैं बता दूंगा 50-50 है, मेरे को भी शायद कम ही लग रहा है कि मैं ले पाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली अब आपकी रेगुलर क्लास फ्राइडे को ही होगी नॉर्मल टाइम पे, जिसमें हम अदर सोर्सेज नाम का चैप्टर शुरू करेंगे। ऑल ओके? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर मुझे एक चीज पूछनी है। सर आपने क्वेश्चंस दिए थे, वो सिलेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पीछे हाँ से जी लिख मैंने के। दिए थे आपको। हाँ सर उसमें एक में था कि सर उसने जैसे प्रॉपर्टी बेच दी, बाद में डिडक्शन क्लेम करते हैं ना, वो कुछ बॉन्ड्स खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी, यस 50 कुछ भी 54F ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। हाँ जी उसने एक चीज खरीदी है, सब्सक्राइब्ड यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स। सर म्यूचुअल फंड्स खरीदते एक्चुअली वो पता है क्या होएगा, या वो सब्सक्राइब वो ही होएगा। वो एक मिनट, ये दिखाना कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? चलो जिसको कोई डाउट नहीं वो जा सकता है बच्चे। पेज 529।